अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है शिमला डेलीगेशन। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि शिमला पैक्ट को शिमला डेपुटेशन कहा क्यों जाता है। तो असल में शिमला को डेपुटेशन इसलिए कहा जाता है कि शिमला एक सिटी है, एक फ़िज़ा मकाम है इंडिया में। जैसे हमारे यहाँ पे ज़ियारत और मरी जो हाइट पर मौजूद है और यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। ये एक खूबसूरत मकाम है और यहाँ पर वहाँ की एलीट क्लास और फ़ॉरेनर्स अक्सर सैर व तफरीह के लिए आते हैं। तो उस टाइम एक डेलीगेशन बनता है जो मुसलमानों के 35 मेंबर्स पर मुश्तमिल होता है और वो शिमला में जो उस वक्त के वासराय जो छुट्टी मनाने आए होते हैं उनके पास आता है और अपने मुतालबात रखता है। तो इसलिए से शिमला डेलीगेशन कहते हैं। यहाँ पे बात आपको बताना ज़रूरी है कि वासराय मीन्स जैसे हमारा सदर होता था, इसी तरह ब्रिटिशर एक नुमाइंदा वहाँ पर रखते थे जो जिसे वायसराय कहा जाता था। अच्छा, इसको शुरू करते हैं। ये इम्पोर्टेंट माइलस्टोन की हैसियत रखता है मुस्लिम पॉलिटिकल हिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को जानते हैं। तो बैकग्राउंड जानने के लिए हमें बैकग्राउंड को दो हिस्सों में डिवाइड करना होगा कि पहला हिस्सा में ये पढ़ेंगे कि शिमला पैक्ट के का डेलीगेशन क्यों बना, और दूसरा ये कि इसके मुतालबात के पीछे की वजह क्या थी। तो सबसे पहले ये इस वजह से बनता है कि 1885 में 1885 में कांग्रेस इस्टेब्लिश होती है। ए हो ह्यूम इसे इस्टेब्लिश करता है और इसका काम जो होता है ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट होता है। और इस जमात का इस पॉलिटिकल पार्टी को बना के उसका मकसद ये होता है कि इंडिया में रहने वाली तमाम कम्युनिटीज़, चाहे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन या हिंदू जो भी हों, ये इन सब की जो राइट्स हैं, जो इनके हकूक़ हैं, उनको रिप्रेजेंट करो, उनको ब्रिटिशर्स के सामने पेश करे। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस जो है अपने इस एम में, इस मकसद में फ़ेल हो जाती है। इस तरीके से फ़ेल होती है क्योंकि उसके जो लीडर्स होते हैं वो मोस्टली हिंदूज़ होते हैं और उसके अलावा इसमें हिंदूज़ की मेजॉरिटी होती है। तो ये लोग जो है मुसलमानों के राइट जो हैं उसको ऊपर तक नहीं लेके जाते। ये अपनी हिंदुत्व पॉलिसी को फॉलो करते हैं जिससे ये मुसलमानों के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होते हैं। इसकी सबसे अहम मिसाल जो हमारे सामने आती है, जिससे हमें ये बात समझ आती है, वो 1867 की हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी है और पार्टीशन ऑफ बंगाल है। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी में भी जब हिंदुओं का को हिंदी को सपोर्ट करते हुए और मुसलमानों को उर्दू को सपोर्ट करते हुए तज़ाद होता है कि किसको नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए, तो कांग्रेस जो है वो हिंदुओं को और हिंदी को आगे बढ़ के कबूल करती है और अपना वोट इनके पलड़े में डालती है। हालांकि वो तो मुसलमानों की भी रिप्रेजेंटेटिव जमात है कांग्रेस, लेकिन वो मुसलमानों की उर्दू को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करती। इसी तरह पार्टीशन ऑफ बंगाल में जब मुसलमानों का पार्टीशन से फ़ायदा हो रहा होता है और हिंदुओं को ऐसा लगता है कि उनका नुकसान हो रहा है, तो कांग्रेस जो है वो पार्टीशन में हिंदुओं को सपोर्ट करती है। हालांकि उसे मुसलमानों को सपोर्ट करना चाहिए था या मुसलमानों का भी करना चाहिए था क्योंकि वो मुसलमानों की भी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी। तो कांग्रेस के इस बिहेवियर से मुसलमानों को फ़ील होता है कि कांग्रेस कभी भी उनकी बातों को ऊपर तक नहीं लेके जाएगी और उनको एक अलग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो उनकी बातों को, जो इनके राइट्स को ऊपर तक लेके जाए और पेश करे और इससे मुसलमानों को हक दिला सके। दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनती है जो बोलती है कि पूरी इंडिया में सिर्फ एक ही कम्युनिटी होनी चाहिए, वो हिंदू। इस तरह वो मुसलमानों को अपने अंगूठे के नीचे दबाने की कोशिश करते हैं और मुसलमानों को हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन हालात में मुसलमानों को ये बात बहुत ज़रूरी महसूस होती है कि उनको अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें एक सियासी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो यहाँ पे शिमला पैक्ट का बैकग्राउंड का पहला हिस्सा कंप्लीट होता है कि ये वजह थी कि मुसलमानों ने एक अलग 35 बंदों का मेंबर बनाया और उनको आगे भेजा। अब वो जो डिमांड्स लेके गए थे, उन डिमांड्स का क्या बैकग्राउंड है, उसकी क्या वजह बनी, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसको समझने के लिए हम यूँ करेंगे कि उस टाइम ब्रिटिश साम्राज्य जो था, ब्रिटिश हुकूमत जो थी, वो पूरी दुनिया में फैली हुई थी। पूरी दुनिया में हर कॉन्टिनेंट में उनकी कॉलोनीज़ हुआ करती थी और कहा जाता था कि इनका सूरज कभी नहीं डूबता, क्योंकि एक कॉलोनी से जब सूरज निकलता था तो दूसरी कॉलोनी में वो डूबता था और जब दूसरी कॉलोनी में डूबता था, वो जो दुनिया के कोने में होती थी, तो इतनी देर में वो पहली कॉलोनी से फिर से तुलू हो जाता था। इससे बात साबित होती है कि पूरी दुनिया पे रूल था। तो इस रूल के पीछे इनकी एक पॉलिसी थी। वो पॉलिसी ये थी कि बहुत टाइट से, बहुत मजबूती से अपनी महकूम अक़वाम को पकड़ के नहीं रखते थे। ये उनको हल्की-हल्की फ्लेक्सिबिलिटी देते रहते थे, हल्का-हल्का रिलैक्स करते रहते थे। तो इसके लिए इंडिया में, मोस्टली इंडिया में और जगहों पर भी, लेकिन मोस्टली इंडिया में ये पॉलिसी ये अडॉप्ट करते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाते थे, यानी कि आईनी तरमीम लाते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में ये होता है कि कुछ पुराने कानून को ख़त्म करके नया कानून लाया जाता है और उस नए कानून में, नए आइन में वहाँ पे रहने वाली कौम को कुछ ना कुछ इख्तियार दिया जाता है। मिसाल के तौर पे इसको हम ऐसे समझे कि पहले उनके पास सिर्फ चुप रहने का हक होता है। अगला जो 10 साल या 15 साल बाद कानून आता है उसमें उनको बोलने का हक होता है। उससे अगला कानून में उनको डेस्क बजाने का हक होता है। उससे अगले कानून में उनको
क्वेश्चन पुट करने का, मतलब सवाल करने का होता है। उससे अगले कानून में उनको बिल पेश करने का होता है। इस तरीके से वो हर 10 या 15 साल बाद ये पॉलिसी इस्तेमाल करते हुए 10 या 15 साल में न्यू आइनी तरामीम लाते थे, जो 1800 कुछ से शुरू होता है और 1935 तक इंडियन कौंसल एक्ट, जो उन्होंने आखिरी एक्ट था, इंडियन एक्ट, वो भी इसी की मिसाल है। तो ये पॉलिसी वो इस वजह से रखते हैं कि वो ये समझ जाते हैं बात, कि अगर किसी चीज़ को ज़ोर से दबाया जाएगा तो उतनी पावर से उठेगी। मतलब कि अगर स्प्रिंग को जितनी पावर से दबाएँगे, स्प्रिंग उतनी पावर से वापस ऊपर आएगा। दीवार पे जितने ज़ोर से गेंद को बॉल को बाउंस करेंगे, उतनी तेज़ी से बॉल वापस आएगा। मतलब हर एक्शन के रिएक्शन वाला प्रिंसिपल उनको पता था। इसी वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफ़ॉर्म्स लाते थे। तो यहाँ पर वो एक और होता ही कुछ यूँ है कि 1905 में 1905 में इंग्लैंड में जो है लिबरल पार्टी इक़्तिदार में आती है। लिबरल पार्टी अपनी लिबरल पॉलिसीज़ की वजह से बहुत मशहूर थी। तो वो जानती कि इंडिया में एजिटेशन हो रही है, इंडिया में पॉलिटिकल बेचैनी फैली हुई है, हालात ख़राब कभी भी हो सकते हैं, बगावत की तरफ भी जा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हम इसको करने के लिए एक नया कानून, एक नई आइनी तरामीम लाएँगे। इस आइनी तरामीम को मैं अपने ज़ुबान में एक और टर्म के तौर पे भी यूज़ करता हूँ, एज़ अ लॉलीपॉप। आपने देखा होगा जब बच्चा ज़िद करता है किसी बड़ी चीज़ के लिए, तो उसके माँ-बाप उसे एक छोटा-सा लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, ₹2 का, और तब वो जो बच्चा उसकी उसी ₹2 के लॉलीपॉप की खुशी में अपनी जो वो हज़ारों रुपए की डिमांड रखता होता है, तो उसको वक़्ती तौर पे भूल जाता है। फिर अगले दिन या कुछ और दिनों बाद उसको फिर याद आती है, तो माँ-बाप उसे कुछ और लॉलीपॉप से टॉफ़ी दे देते हैं। तो मैं इस आइनी तरामीम को भी लॉलीपॉप कहता हूँ, जो कि ब्रिटिशर्स वहाँ पे इंडिया में रहने वाली नेशंस को देते थे। तो ये ऐलान करते हैं कि हम आपको एक न्यू लॉलीपॉप देंगे, मतलब कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाएँगे आपके लिए, जिसमें हम आपको राइट देंगे। तो लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं और वहाँ पर डिस्कशन होने लगती है। पॉलिटिकल एजिटेशन में कुछ कमी आती है कि जल्द ही पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आने लगी और हमारे अच्छे दिन आएँगे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। लेकिन यहाँ पर मुसलमानों को डर ये पैदा होता है कि देखो, कांग्रेस तो हमारे लिए आगे नहीं बढ़ेगी, तो हमें अलग प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है ना, जो ज़रूरी बात है, मतलब जो हमारे दूसरे बैकग्राउंड का दूसरा पार्ट है, वो ये है कि मुसलमानों की तादाद जो इंडिया में 1/4 होती है, मतलब कि 100 बंदों में से 25 बंदे मुसलमान होते हैं, या फिर 4 बंदों में से 1 बंदा मुसलमान होता है। तो मुसलमान जानते हैं कि हिंदू बहुत बड़ी मेजॉरिटी में, ऊपर से हिंदुओं के दिमाग में मुसलमानों से एक बुग़्ज़ पाए जाते हैं, एक हसद पाई जाती है, जिससे मुसलमानों की कामयाबी नहीं देख सकते। तो इस तरीके से तो वो मुसलमानों को बिल्कुल दबा देंगे, क्योंकि मुसलमान बहुत ही कम माइनॉरिटी में, और ऊपर से उनके दिल में ये भी ज़िद थी कि मुसलमान कई सालों तक उन पे हुकूमत करते रहे, हालाँकि मुसलमान तादाद में बहुत कम थे। तो मुसलमानों को पता था कि हम इस तरीके से उनका सामना नहीं कर सकते, और हम तो मुसलमान फ़ैसला करते हैं कि वो एक अपनी डिमांड रखेंगे, जिसको वो सेपरेट इलेक्टोरेट का नाम देते हैं, यानी कि जुदागाना इंतखाब। इसमें वो ये चाहते हैं कि एक सीट जो है वो मुसलमानों के लिए मुख्तस हो, अपने मुसलमानों के इलाके में, और उस सीट पे चाहे कांग्रेस का नुमाइंदा खड़ा होता है, चाहे किसी भी पार्टी का नुमाइंदा खड़ा होता है, वो हिंदू नहीं होना चाहिए, वो मुसलमान होना चाहिए, यानी कि मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्शन मुनक्किद होनी चाहिए, और मुसलमानों को उनकी तादाद से ज़्यादा सीट भी मिलनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर 25 मुसलमान हैं 100 में से, और उन 25 के लिए 20 सीटें बनती हैं, तो उन्हें 20 नहीं चाहिए, उन्हें 22 सीटें चाहिए, मतलब अपनी तादाद से कुछ ज़्यादा चाहिए, ताकि वो कुछ हद तक कुछ किसी एक लेवल पर हिंदुओं की कम से कम बराबरी तो कर सके, अपने आप को, अपने राइट्स को डिफेंड तो कर सके, बस दबाए ना जा सके। तो ये होती है दूसरी वजह कि पॉइंट्स बनाए जाते हैं और डिमांड्स रखी जाती है। तो डिमांड की जो बैकग्राउंड है वो ये है, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। यहाँ पर एक और बात भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि जो डिमांड्स होती हैं ना, जो ये लोग रखते हैं, इनमें जो सेपरेट इलेक्शंस की डिमांड होती है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है, और उसी बेस पे पूरा स्ट्रक्चर कायम है, और आगे जाके मुसलमानों की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, वो भी इसी बेसिस पर काफ़ी हद तक काम होगी। तो फिर सीधा-सीधा मतलब नुकात आपको बताता हूँ कि बस एक टीम बनाई जाती है, 35 बंदों की टीम होती है, और ये सब 35 के 35 मुस्लिम लीडर होते हैं, जिनको मुख्तलिफ बड़े सूबों से, जैसे कि बंगाल, पंजाब, यूपी, सीपी, बम्बे, मद्रास, बिहार, सिंध, दक्कन, दिल्ली, इनसे ताल्लुक़ होता है, और इनकी लीडरशिप सर आगा खान के हाथ में दी जाती है, जिनकी उम्र उस वक़्त 29 साल होती है। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी बताना ज़रूरी है कि ये मेंबर जो होते हैं, मोस्टली इनमें से मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से बिलॉन्ग करते हैं, और जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट पढ़ी है, तो उनको ये बात समझ आ जाएगी कि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ का मतलब है अलीगढ़ मूवमेंट से ताल्लुक़। अब ये बात मैं आपको बताऊँगा कि मैंने इस बात को क्यों मेंशन की, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो यहाँ पर ये होता है, एक मेमोरियल तैयार करते हैं, जिस पर ये लोग एक
14,61,183 बंदों के साइन लेते, 83 मुसलमानों के, मतलब साइन 14,61,183 मुसलमानों के साइन लेते हैं। मतलब ये बताते हैं कि हमारे साथ मुसलमानों का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये तरीका आज भी यूज़ किया जाता है, जो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, साइन अ पटिशन के नाम से। जब किसी हुकूमत या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ प्रेशर डालना होता है, प्रेशर ग्रुप्स ने, तो वो यही तरीका इस्तेमाल करते हैं कि लोगों से साइन लेते हैं और उनको पेश करते हैं कि हमारे साथ इतना ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक सपोर्ट है, आपको हमारी बात माननी होगी। तो इस तरीके से ये पटिशन बनाते हैं। अब ये होता है कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे हो? तो इस अपॉइंटमेंट में मतलब वास्ता से अपॉइंटमेंट लेना आसान नहीं होता, तो इस अपॉइंटमेंट में मदद मदद करता है आर्क बोल्ड। आर्क होल्ड है या आर्क बोल्ड है, इसका नाम आप सर्च कर लीजिएगा। ये जो होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ अलीगढ़ कॉलेज होता है। अब यहाँ पर आपको ये बात भी समझ आएगी, मैंने आपको क्यों बताया कि इन 35 बंदों का ताल्लुक अलीगढ़ से था। तो ये 35 बंदों का उस प्रिंसिपल के साथ अच्छे ताल्लुक होते हैं। ये लोग हमेशा अंग्रेज़ प्रिंसिपल ही रखते हैं, क्योंकि अलीगढ़ का जो सिस्टम है वो अंग्रेज़ी तालीम पर बेस करता है। तो ये बंदा, ये प्रिंसिपल जो होता है, ये जो उस टाइम के वायसराय होता है, उसका जो प्राइवेट सेक्रेटरी होता है, कर्नल डनलॉप स्मिथ, आई थिंक सो, उसके साथ मिलता है और आखिरकार मीटिंग फिक्स होती है इस प्रिंसिपल की और उस प्राइवेट सेक्रेटरी की मदद से 16 अक्टूबर 1906 को शिमला के मकाम पर, जहाँ पर वायसराय अपनी छुट्टियां मना रहा होता है। अब हम पढ़ेंगे कि डिमांड्स क्या थी। तो जो सबसे बड़ी डिमांड जो मैं आपको बता चुका हूँ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की थी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में भी बता चुका हूँ, जो दादा गाना इंतखाब, मुसलमानों के लिए अलग रिजर्व सीट, जिसमें सिर्फ मुसलमान ही लड़ सकेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, और उसके अलावा सीट भी ज़्यादा दी जाएंगी। दूसरी डिमांड जो होती है, वो मुसलमान कहते हैं कि हमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाए। मतलब कि अगर मुसलमानों के लिए इंडिया में 100 सीटें बनती हैं, तो उनके पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन उन्हें 100 सीटें नहीं दी जाए, उन्हें 120 दी जाए, अपनी पॉपुलेशन से ज़्यादा दी जाए, ताकि वो हिंदुओं के मेजोरिटी में रहते हुए अपने राइट्स को डिफेंड कर सके। और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, आपको बता दूं, जैसे हमारी नेशनल असेंबली होती है, हमारी असेंबली जिसे कहते हैं, वैसी ही इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उस टाइम हुआ करती थी। अच्छा, फिर ये बोलते हैं कि मुसलमानों को गजेटेड और नॉन गजेटेड, मतलब 17 ग्रेड से ऊपर और 17 ग्रेड से नीचे जो जॉब्स हैं, उसमें स्पेशल कोटा दिया जाए। स्पेशल कोटा वो होता है जो आजकल भी दिया जाता है, जब कोई कमज़ोर या किसी खास कम्युनिटी के लोग कमज़ोर होते हैं, वो बाकी लोगों का मुकाबला नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक स्पेशल कोटा रखा जाता है, रिजर्व सीट्स रखी जाती है कि सीट सिर्फ उसी कम्युनिटी या उसी नेशन से बिलोंग करेगी और वहीं के लोग आ सकते हैं। जिसके हम आला मिसाल बलूचिस्तान देख सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लिए हमेशा स्पेशल कोटा रखा जाता है। यहाँ पर मुसलमानों की एक और डिमांड होती है जो ज़रूरी है, वो बोलते हैं हमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए, हमारे बंदों को, मुसलमानों को, हाई कोर्ट और चीफ़ कोर्ट में एज अ जजेस, हमें जजेस की भी मतलब के लिए हमारी सीट्स होनी चाहिए मुसलमान जजेस के लिए। इसके अलावा ये बोलते हैं हमें रिज़र्व सीट चाहिए मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि मुसलमान जो है एजुकेशनल तौर पे बहुत पीछे रह चुके होते हैं, तो उन्हें वो चाहते हैं कि हमें एजुकेशनल मौक़े दी जाए ताकि हम आगे बढ़ें। यहाँ पर ये लोग एड भी मांगते हैं ब्रिटिश हुकूमत से कि हमें एड दो, ताकि हम एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने लिए बना सकें, क्योंकि मुसलमान जो है अक्सर वो भरोसा नहीं करते अंग्रेज़ी तालीमी निज़ाम पे, वो अपनी मुस्लिम कॉलेजेस, अपनी मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेते हैं। यही वजह थी कि अलीगढ़ भी बना था। तो वो बोलते हैं कि आप हमें एड दें, हम अपने लिए एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और एक और लास्ट डिमांड जो थी इनकी, वो बोलते हैं हमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए गवर्नर जनरल की, जो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में। गवर्नर जनरल आप ऐसे समझिए कि इंडिया में जैसे अभी हमारा कोई सदर है, इसी तरह इंडिया में गवर्नर जनरल जो होता है वो उनका सदर होता है, मतलब तकरीबन इंडिया को कंट्रोल करता है। मे बी वो नॉमिनेटेड हो, लेकिन वो जो होता है उसकी काफ़ी पावर्स होती है। उसकी फिर एक काबीना होती है। काबीना जैसे हमारे वज़ीर आज़म की काबीना है, जिसमें वज़रा होते हैं और मुशीरान होते हैं, मुशीर होते हैं, जो मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देते हैं, उनका काम होता है। तो इसी तरीके से गवर्नर जनरल की भी जो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल कहलाती है। काबीना को एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल कहा जाता है, जाता था उस वक्त जो गवर्नर होगी। जो मुसलमान कहते हैं हमें इसमें भी जगह मिलनी चाहिए, ताकि हम अपने राइट्स बहुत ऊपर लेवल तक डिफेंड कर सकें। जब ये सब बातें ये करते हैं, तो लॉर्ड मिंटो भी इन्हें काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री आंसर देते हैं, जिससे मुसलमान बहुत खुश होते हैं। अब हम यहाँ पर जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, हम मुख्तलिफ रिएक्शंस उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें शिमला जो डेपुटेशन है, इसके बारे में हिंदुओं का क्या रिएक्शन था। तो हिंदुओं ने तो भाई हमेशा अपनी आदत से मजबूर होकर मुसलमानों पर ब्लेम करना शुरू कर दिया कि शिमला डेपुटेशन जो है वो एक ड्रामा था। ये जितने भी बंदे थे अंग्रेज़ों ने इन्हें सेलेक्ट किया, अंग्रेज़ों ने इन्हें पैसे दिए, फिर अंग्रेज़ों ने इन्हें डिमांड की लिस्ट पकड़ाई। वो डिमांड की लिस्ट असल में अंग्रेज़ ही चाहते थे कैसा हो, और फिर मुसलमान आगे बढ़े, वो ड्रामा करते हुए अंग्रेज़ों को दी, और अंग्रेज़ों ने उसे कबूल करने का
वादा किया, असल में ये सब अंग्रेज़ों की एक साज़िश है और ड्रामे, और जितने लोग हैं वो अंग्रेज़ों के तनख़्वाहदार हैं जो मुसलमान सामने पेश हुए। ये सिर्फ़ एक प्रोपेगेंडा होता है, एक ब्लेम होता है, प्रोपेगेंडे की गेम होती है। उसके बाद इस पे जानते हैं कि वायसराय का क्या रिएक्शन था? वायसराय जो थे उन्होंने बहुत ही पॉज़िटिव रिएक्शन दिया मुसलमानों को कि आपकी डिमांड सही है, आपकी डिमांड कुछ गलत नहीं है, और पॉलिटिकल स्ट्रगल करके अगर आप इस तरह करेंगे तो हम काफ़ी आपको आपकी डिमांड एक्सेप्ट करेंगे। और उन्होंने इस डिमांड्स के बारे में भी कहा कि हम आपकी ये डिमांड एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सही उस पर है। अच्छा, लास्ट में जो है हम इसका कंक्लूजन या आफ्टर मैथ पढ़ेंगे, मतलब इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, रिजल्ट क्या निकलते हैं। सबसे पहले हिंदू मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, ये जो मैं आपको बता चुका हूँ। अपना वो शुरू कर देते, प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं। दूसरी तरफ मुसलमान जो है वो उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस आ जाती है कि इस तरीके से अगर वो फ़साद ना फैला के लड़े झगड़े बगैर पॉलिटिकल तरीके से मसले हल करना चाहे तो वो कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि लॉर्ड मिंटो जो होता है वो मुसलमानों के साथ बहुत सेटिस्फेक्शन में होता है कि आपने बिल्कुल सही बातें की है और हम इनको पूरे करेंगे। और ये डेलीगेशन जो है वो तीसरा पॉइंट ये कि सक्सेसफुल होता है, मतलब कामयाब हो जाता है। जो इसके गोल्स होते हैं ये अपने गोल्स बनवा लेता है वो इस तरीके से कि जो इनकी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड होती है वो 1909 में जो लॉलीपॉप दी जाती है, इन अदर वर्ड्स मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स आते हैं, मतलब कानूनी इस्लाहात आती है, उसमें ये बात कबूल कर ली जाती है, जिससे ये भी साबित होता है कि ये डेलीगेशन जो है वो कामयाब साबित होता है। फिर उसके अलावा मुसलमान कांग्रेस छोड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको मैं आपको बता चुका हूँ कांग्रेस पे पहले कि यकीन नहीं होता है, और इस तरह जब उनको पता चलता है कि हम अपना भी कुछ कर सकते हैं तो वो कांग्रेस को छोड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मुसलमानों के पास पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं होता, इसलिए वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म अब ढूंढना शुरू कर देते कि जैसे हम 35 मेंबर गए तो हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, तो ये आगे जाके फिर मुस्लिम लीग बनने का सबब बनती है। और आखिर में कांग्रेस इसके बहुत खिलाफ होती है, फास्ट प्रोपेगेंडा शुरू करती है क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि मुसलमान बस उन्हीं के पीछे रहे, क्योंकि पूरे इंडिया में सिर्फ वो ही इजारादार होती है, वो सिर्फ एक ही पार्टी होती है जो हर किसी के लिए होती है। तो उन्हें जब डर लगने लगता है कि मुसलमान उनसे अलग हो जाएंगे, अपने लिए अलग पार्टी बनेंगे, तो उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती, इस वजह से वो सख्त प्रोपेगेंडा करते हैं। ये रहा हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको फिर भी कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपने व्यूज़ शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।